हमारा नाम दूसरा मत है, सच होते हैं हमारे शब्द। न हम सरकार के विरोधी न विपक्ष के पक्षधर, हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द प्रखर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 295 सीटें हैं। बहुमत का जादुई आंकड़ा 148 है और अनुमान यह है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस को 180 से 205 सीटें मिल सकती हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 8 से 33 सीट मिलने की प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 25 से 45 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में सीपीएम को 26 से 35 सीटें मिलने की संभावना है। अन्य दलों को 2 से 11 सीट मिलने की संभावना दिख रही हैं। देश के जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं उनमें असम भी शामिल है। असम में कुल 126 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ बहुमत का जादुई आंकड़ा 64 है, यानी जिस दल को, जिस गठबंधन को 64 सीटें आ जाएंगी वो दल, वो गठबंधन सरकार बना सकती है। कांग्रेस को 36 से 46 सीटें आ रही हैं। बीजेपी को 22 से 26 सीटें मिलने की संभावना है। AIUDF यानी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को 13 से 20 सीटें मिलने की संभावनाएं हैं। बोडोलैंड फ्रंट को 10 से 17 सीटें मिल सकती हैं। वहीं असम गण परिषद को 4 से 11 सीट मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं। अन्य में 2 से 5 सीट जाता हुआ दिख रहा है। अब बात केरल विधानसभा चुनाव की। दूसरा मत का पूर्वानुमान है कि केरल की 140 विधानसभा सीट में से LDF को 70 से 72 सीट मिलने जा रही है। AIDMK को 10 से 15 सीट, कांग्रेस को 12 से 15 सीट, JDS को 4 से 8 सीट, NR कांग्रेस को 5 से 11 सीट, NCP को 3 से 5 सीट, BJP को 0 से 2 सीट और अन्य को 1 से 3 सीट। यानी 140 विधानसभा वाली सीट वाले केरल विधानसभा का जादुई आंकड़ा यानी बहुमत का जादुई आंकड़ा 71 है और संभावनाएं जताई जा रही है कि केरल में मौजूदा सरकार यथावत रह सकती है। अब बात तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की। तमिलनाडु विधानसभा में 234 सीटें हैं और यहाँ सरकार बनाने का यानी बहुमत का जादुई आंकड़ा 118 है। और दूसरा मत अपने पूर्वानुमान के तहत यहाँ AIDMK को 60 से 80 सीट, DMK को 155 से 160 सीट, कांग्रेस को 10 से 15 सीट, MNM यानी तमिल और हिंदी के मशहूर अभिनेता की पार्टी है, कमल हासन की पार्टी MNM को 5 से 10 सीट तमिलनाडु में मिलता हुआ दिख रहा है। बीजेपी का यहाँ खाता खुलता मुश्किल दिख रहा है और अन्य क्षेत्रीय दलों व निर्दलीय को 4 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। अब बात देश के एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की। पुडुचेरी विधानसभा की कुल 30 सीटें हैं और यहाँ बहुमत का जादुई आंकड़ा 16 है और एक अनुमान के मुताबिक यहाँ कांग्रेस को 14 से 16 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। NR कांग्रेस को 3 से 4 सीटें मिलने की संभावना है। DMK को 5 से
9 सीटें मिलने की उम्मीद है। बीजेपी यहाँ खाता खोल सकती है। बीजेपी को पुडुचेरी में 1 से 2 सीटें आ सकती हैं और तमिल अभिनेता कमल हासन की पार्टी एमएनएम को 2 से 3 सीटें मिलने की उम्मीद है और कुछ छोटे दल और क्षेत्रीय पार्टी को 3 से 5 सीटें मिलने की संभावनाएं हैं। अब खबर विस्तार से लेकर मैं आपका दोस्त AR आज़ाद मौजूद हूँ। देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश का चुनाव संपन्न हो गया है। इस चुनाव को वोटिंग ने साफ साफ इशारा कर दिया है कि कहाँ किसकी सरकार बनने जा रही है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। देश व दुनिया की नज़र इस चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल पर जमी है। पश्चिम बंगाल में बेतहाशा तमाशा के बावजूद वोटर प्रतिशत ने कह दिया कि बीजेपी के हाथ कुछ नहीं लगने जा रहा है। अब एक नज़र डालते हैं पश्चिम बंगाल पे। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान हुआ। इस 8 चरणों के मतदान में वहाँ के मतदाताओं ने जिस तरह से विषम परिस्थितियों में भी घर से निकलकर वोटिंग की, उससे साफ जाहिर होता है कि पश्चिम बंगाल में माँ, माटी और मानुष की फिर से जीत हो गई है। यानी ममता बनर्जी ने अपनी सत्ता की हैट्रिक लगा ली है और वह पिछले चुनाव में मिली सीट के लगभग सीट ला रही है। हम आपको बताते हैं कि दूसरा मत पश्चिम बंगाल में टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में देख रहा है। ममता बनर्जी को 180 से 205 सीटें मिलने जा रही है। वहीं कांग्रेस को 25 से 45 सीटें मिलने की गुंजाइश बन चुकी है। लेफ्ट यानी सीपीएम को भी तकरीबन 26 से 35 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल में अपना विशाल आदमकद और विराट रूप पेश करने वाली बीजेपी को 8 से 33 सीट मिलने की संभावना है। यानी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के चुनाव प्रचार का दमखम वोटों में तब्दील होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। मालूम हो कि बंगाल में विधानसभा के 295 सीटें हैं और सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा 148 है। और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस जादुई आंकड़ा को बड़ी आसानी से पार करती हुई तेज़ी के साथ सरकार को बचाए और मजबूती के साथ बनाए रखने में कारगर दिख रही हैं। बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल कोई सौगात लेकर नहीं आ रहा है, बल्कि पार्टी को संदेश देने जा रहा है कि शाख नाजुक पे जो आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। शाख नाजुक पे जो आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। अब बात असम की। असम में 126 विधानसभा की सीटें हैं। इन 126 विधानसभा की सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान हुए। असम विधानसभा में कई प्रमुख दलों के साथ साथ क्षेत्रीय दलों ने भी अपना मुकद्दर आजमाया है। बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी सरकार बचाने और बनाने के लिए जमकर अपने हाथ पांव मारे। बीजेपी ने भी अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए हाथ पांव मारे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपना ध्यान पश्चिम बंगाल पर केंद्रित किया, उस तरह से असम पर उनका ध्यान और तवज्जो केंद्रित नहीं हो सका। ये रिजल्ट उसी नतीजे की बानगी हो सकती है। असम में 126 सीटें हैं। मतदान 3 चरणों में हुए। बहुमत का जादुई आंकड़ा 64 है। प्रमुख राजनीतिक दलों में कांग्रेस, बीजेपी, AUDF, बोडोलैंड फ्रंट, असम गण परिषद एवं क्षेत्रीय दल शामिल हैं। 2021 में असम में सत्ता परिवर्तन की लहर हकीकत में बदल चुकी है। कांग्रेस गठबंधन सत्ता पर काबिज होने जा रही है। असम में कांग्रेस को 126 में से 36 से 40 सीटें मिलने की संभावनाएं हैं। बीजेपी को सत्ता से वंचित होना पड़ रहा है। नतीजे में उसे कई सीटों का नुकसान हो रहा है। असम में बीजेपी को 126 में से 22 से 26 सीटें मिलने की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। इसी तरह बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 13 से 20 सीटें मिलने जा रही हैं। और असम में बोडोलैंड फ्रंट को 10 से 17 सीटें मिलने जा रही हैं। असम बोडोलैंड भी AIDF की तरह कांग्रेस गठबंधन में है। बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली पार्टी असम गण परिषद को बीजेपी के साथ दोबारा चुनाव लड़ने का खमियाजा भुगतने का अंदेशा दिख रहा है। असम गण परिषद को इस बार 126 में से महज 4 से 11 सीट ही मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं। इसी तरह असम के अन्य क्षेत्रीय दलों को भी 2 से 5 सीटों तक का तोहफा मिलने की उम्मीद बनती हुई दिख रही है।
असम की तरह केरल विधानसभा भी छोटा विधानसभा है, लेकिन असम विधानसभा से इसकी संख्या 14 ज़्यादा है। यानी 140 विधानसभा वाले केरल को बहुमत के लिए 71 सीट की ज़रूरत है। यानी केरल के बहुमत का जादुई आंकड़ा 71 है। केरल में एलडीएफ, यूडीएफ और बीजेपी एआईएडीएमके के गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। यहाँ भी एनआर कांग्रेस बीजेपी गठबंधन के साथ है। इसी तरह जनता दल सेकुलर, एनसीपी और कांग्रेस चुनाव मैदान में अपने नसीब के सत्ते का जायका चखने के लिए बेकरार है। जो वोटिंग के बाद परिस्थिति बनी है वह मौजूदा सरकार के अनुकूल दिख रही है। यानी केरल में यथावत सरकार बनी रहेगी। मतलब केरल में एलडीएफ का खूंटा इस बार नहीं उखड़ने की संभावना है। उम्मीद का आसमान साफ है। यहाँ एलडीएफ 140 में से 70 से 72 सीट लाती हुई दिख रही है। केरल में बहुमत का आंकड़ा 71 है। यानी एलडीएफ बहुमत के आंकड़े के बहुत करीब है। एआईएमडीएमके को यहाँ इस बार 140 में से 10 से 15 सीटें मिलने की उम्मीद जगी है। एनआर कांग्रेस को भी 5 से 11 पर सब्र करना होगा। अंदाज यही है कि इस बार जेडीएस को 4 से 8 सीटें मिलेंगी। उसी तरह एनसीपी को भी 3 से 5 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस को 12 से 15 सीटें मिलेंगी और बीजेपी को 0 से 2 सीटें मिलने की संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस को 12 से 15 सीटें मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर लबोलबाब यही है कि केरल की सरकार अपनी मौजूदगी को बरकरार रखने में कामयाब हो रही है। अब तमिलनाडु की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल के बाद तमिलनाडु ही दूसरा बड़ा विधानसभा है, जहां 2021 में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ किसी भी दल के लिए बहुमत का आंकड़ा 118 है। यहाँ मौजूद एआईडीएमके की सरकार है और वोट प्रतिशत ने इशारा कर दिया है कि मौजूदा सरकार की विदाई का बेला आ गया। यानी मौजूदा सरकार सत्ता खाली कर रही है। ये सत्ता डीएमके गठबंधन के लिए खाली की जाने वाली है। यानी इस बार मौजूदा सत्तारूढ़ सरकार एआईडीएमके को महज 60 से 80 सीटें ही आती हुई दिख रही हैं। यहाँ बीजेपी का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। डीएमके सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर सामने आ रही है। उससे लगभग 234 में से 155 से 160 आने की संभावना मजबूत दिख रही है। यानी बहुमत के जादू आंकड़ा को वह अकेले दम पर ही पार करती हुई नज़र आ रही है। हालांकि कांग्रेस भी बेहतर नहीं कर पाई है, बावजूद इसके उसे 10 से 15 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। तमिल और हिंदी फिल्म के मशहूर अभिनेता कमल हासन की पार्टी एमएनएम का भी खाता खुलता दिख रहा है। यानी उसे भी 5 से 10 सीटें मिलती दिख रही हैं और कुछ छोटे मोटे दलों को भी 4 से 5 सीटें मिलने की संभावनाएं हैं। अब बात पुडुचेरी की करते हैं। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ विधानसभा के 30 सीट है। यहाँ बहुमत का जादू आंकड़ा 16 है और बहुमत के इस जादू आंकड़ा के बड़े करीब कांग्रेस दिख रही है। कांग्रेस में शामिल गठबंधन भी अच्छी सीट पाने में कामयाब दिख रहे हैं। बीजेपी के खाता खुलने के आसार दिख रहे हैं। बीजेपी 1 से 2 सीटें ला सकती है। कांग्रेस 14 से 16 सीटें ला रही हैं। उसी तरह कमल हासन की पार्टी भी 2 से 3 सीटें लाती हुई दिख रही है। एनआर कांग्रेस को 3 से 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। डीएमके भी अपने वजूद को बचाए रखने में कामयाब दिख रही है। वे भी 5 से 9 सीटें ला सकती है। अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। बहरहाल इन 5 विधानसभा का नतीजा 2 मई को निकल रहा है। उससे पहले दूसरा मत ने चुनाव से पूर्व अपना एक आकलन किया है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह आकलन 2 मई के नतीजे से बहुत करीब होगा और पश्चिम बंगाल और केरल में सत्ता यथावत रहने का जो हमने संभावनाएं जताई है वह कारगर होगी। यानी पश्चिम बंगाल में टीएमसी और केरल में एलडीएफ की दोबारा सत्ता पर काबिज रहेगी। ठीक इसी बरक्स असम और तमिलनाडु की सरकार की विदाई होने जा रही है। असम में कांग्रेस गठबंधन के आने की उम्मीद प्रबल है, तो तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन पूरी ताकत के साथ सत्ता पर काबिज होने जा रही है। देश का केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में बीजेपी गठबंधन के लिए सत्ता में आना बेहद मुश्किल दिख रहा है। सही और साफ लहजे में कहा जाए तो पुडुचेरी में असम की ही तरह कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आ रही है। तो दोस्तों, इसे आप पूरा देखें, इस पर आप भी मंथन करें ताकि आपको भी पता चल सके कि दूसरा मत ने जो अपना आकलन पेश किया है वह 2 मई के नतीजों से कितना करीब और सटीक है। धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और अगर आपने अब तक दूसरा मत सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर ले। शुक्रिया। हमारा नाम दूसरा मत है। सच होते हैं हमारे शब्द,
न हम सरकार के विरोधी न विपक्ष के पक्षधर, हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द परखर।